गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में 18 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं अलॉन्ग विद पीआईबी वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आईएसए के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कल्पना चावला अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट को देखेंगे, पब्लिक डेट रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देन एक आर्टिकल यूएनएचआरसी के ऊपर था, इसको देखेंगे। ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राइनोज और असम अकॉर्ड को डिस्कस करते हुए बाल सेवा योजना क्या है इसको देखेंगे। देन फाइनली नीलगिरीज एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और जो न्यू मेंबर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया उनको वेलकम कर लेते हैं। तो नेहा सिंह, निदेश मनी, ओमकार शर्मा एंड महक पराशर ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ और देखेंगे कि उसे यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी प्रोग्रेस अगर आप हर दिन करते जाते हैं, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने 1% इंप्रूवमेंट के बारे में आपको बताया था कि एवरीडे बेसिस पे अगर आप 1% इंप्रूवमेंट करते जाते हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज समबडी जो कि वो 1% इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके और आपके बीच में एक साल के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस जो होगा वो देखने को मिलेगा। तो आप वेरियस एरियाज के अंदर, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अपने पढ़ने का तरीका आपका हो या फिर डिसिप्लिन हो या फिर राइटिंग स्टाइल हो, हर चीज के अंदर छोटी छोटी प्रोग्रेस करते जाइए। देखिए रिमार्केबल चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि जो रिमार्केबल चेंजेस होते हैं वो छोटी छोटी प्रोग्रेस से ही आते हैं। और जैसे कि आपने आज एक छोटी प्रोग्रेस करनी स्टार्ट करी किसी भी एरिया के अंदर, तो एक साल के बाद, 10 महीने के बाद, 100 दिन के बाद आपको कहीं ना कहीं रिमार्केबल चेंजेस दिखने को मिलेंगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक दिन में ही आप अपने राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे, अपनी रीडिंग या फोकस को एक ही दिन में इंप्रूव कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी एरिया के अंदर आपका जो इंप्रूवमेंट होता है वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। जैसे जैसे आप वो इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको जो रिजल्ट्स होते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट डे को आपने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया, 30 डेज में आपको वो जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और हर एरिया के अंदर जो भी आपके यूपीएससी से एसोसिएट करता है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हो, आपकी रीडिंग एबिलिटी हो या फिर आपका फोकस हो, जहां पर भी आपको लगता है कि आप लैक कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज जो है एवरीडे बेसिस पे करते जाइए। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एवरीडे बेसिस पे करते जाइए ताकि एट द एंड ऑफ अ मंथ, एट द एंड ऑफ अ ईयर आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस लगे और लोग आपको खुद आके कहें कि पहले आपके जो परफॉर्मेंस थी वो इस एरिया के अंदर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। चलिए, यूपीएससी मॉक टेस्ट 2021 की जो सीरीज है वो इस बार हमने स्टार्टिंग से ही लॉन्च करी है, अक्टूबर महीने से ही लॉन्च करी है। और रीजन मैंने आपको बताया था ताकि जब बाकी के लोग जनवरी में इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जब जनवरी में जो मॉक टेस्ट होते हैं बाकी के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, आपको 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक हेड स्टार्ट मिल सके, आप एडवांस में ही उन चीजों को कंप्लीट कर सके, ताकि जब तक जून आता है और जून में भी 27 जून आपकी एग्जाम की डेट आती है, तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी हो और फिर वहां पर आखिरी के महीनों में आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े, क्योंकि तब तक आपके 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। और यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं इसमें आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करना होता है टू बी इन द सेफ जोन में रहने के लिए। 6 से अगर कम आपका स्कोर आता है, अगर आप लास्ट के दिन इन 2 जोन्स के अंदर है, तो आफ्टर 1 आवर इसे रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपका स्कोर 6 या 6 से ज्यादा भी है तो भी एक दिन के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज इतनी सारी चीजें होती हैं यूपीएससी के अंदर कि आप एक चीज पढ़ते हैं तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं उसको भूल जाने के। तो इस वजह से 24 आवर्स में एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। आज अपने पहले क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर है उस पर चलते हैं। आईएसए के बारे में पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है आईएसए को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है 87 कंट्रीज हैव साइंड द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को 87 देशों ने साइन किया है। हो सकता है मैक्सिको, अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इज द 87th एंड द लेटेस्ट कंट्री टू साइन द अग्रीमेंट। तो अभी रिसेंटली जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने इसको साइन किया है वो कौन सी है? मैक्सिको है, मे बी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड 5 acre ऑफ लैंड टू द आईएसए इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर 5 एकड़ जो लैंड है वो अलॉट करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली जो है इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट। तो इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। फ्रांस क्या है? को प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 2 सालों के लिए इनको यहां पे दोबारा से इलेक्ट किया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन में कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है। चांसेस देखिए, अगर न्यू दिल्ली है, 5 एकड़ लैंड क्या हमारे पास दिल्ली जैसी सिटी के अंदर होगी? देखिए, पहले से ही जितनी इंस्टीट्यूशंस थे वो आपके दिल्ली के अंदर है, पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज दिल्ली के अंदर है। तो क्या हमारे पास इतना लीवे होगा कि हम 5 एकड़ लैंड जो है वो दिल्ली के अंदर प्रोवाइड कर पाए? थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहां पर। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है। ये जो अलॉटमेंट किया गया, और आप जानते हैं कि आईएसए का जो मुख्यालय है वो भी गुरुग्राम के अंदर है, तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। और तीसरी स्टेटमेंट अगर आप इनकरेक्ट कर पाते तो बी और डी को एलिमिनेट कर देते और पता चल जाता आपको कि ए या सी में से आंसर है, और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी ही होगी। तो मतलब 87 कंट्रीज जो है उन्होंने ये फ्रेमवर्क जो है साइन किया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या मैक्सिको ने रिसेंटली से साइन किया है। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जब आपने पढ़ी कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री इज द 87th एंड द लेटेस्ट कंट्री, ठीक है, यहां पे नाम इसका करेक्ट हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहली और दूसरी स्टेटमेंट में 87 का फिगर दिया है, जो कि दिखाता है कि हो सकता है कि 87 का फिगर ठीक हो। ठीक है, वैसे भी हमने जो एलिमिनेशन मेथड यूज किया उससे भी हमें पता चल गया कि 87 का जो फिगर है वो ठीक है। बाकी आती है इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो पता है, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अदरवाइज इसमें आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि गेस करना कंट्री का नाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकारागुआ जो है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि 87th कंट्री बनी है जिसने इसे साइन किया है। सो मैक्सिको नहीं है, इट इज निकारागुआ। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बाकी दोनों हमारी इनकरेक्ट है। और अभी रिसेंटली नाइस कैंपस जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, यहां पर 5 एकड़ लैंड जो है वो दी गई है, 160 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कल्पना चावला अवार्ड्स के बारे में। कल्पना चावला अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? किस एरिया से ये रिलेट करते हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन से, सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से, स्पेस डिफेंस से। रीसेंट न्यूज को लेकर आप बताइएगा कि चारों में से कौन सा एरिया जो है उसको लेकर कल्पना चावला अवार्ड जो थे वो न्यूज में थे। सोचिए। चलिए देखिए, आंसर तो हमारा है यहाँ पे कल्पना चावला। सोलर एनर्जी जो है वो कल्पना चावला अवार्ड से रिलेट करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3 बेसिक अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड। ये किसको दिए जाते हैं? ये ऐसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं जिन्होंने सोलर एनर्जी के एरिया में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। सेकेंड है आईएसए कर्नाटका विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड। ये किसको दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं बेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को जो भी सोलर अलायंस से रिलेट करता है, ऐसा सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जो कि अपने आप में बेस्ट है, उनको दिए जाते हैं। तो यहां पे साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, यहां पे प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं। और आईएसए दिवाकर सोलर अवार्ड ये दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, टू बी अवार्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन जो कि चिल्ड्रन के साथ काम कर रही है, स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन के साथ, एंड वो सोलर एनर्जी वाले एरिया को भी मैक्सिमाइज कर रही है। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड जो है, कैटेगराइजेशन नाम याद होना चाहिए, कल्पना चावला अवार्ड, यहाँ पे विश्वेश्वरैया अवार्ड एंड देन दिवाकर अवार्ड। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या था? बी वॉज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। बेसिकली ये प्रोग्राम है, इसके बारे में पूछा गया, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसे पीसा भी कहा जाता है। कुछ साल पहले तक आई रिमेंबर जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो पीसा के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो इंडियन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब इसको लेकर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, पहला है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। पीसा को 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इट टेस्ट द लर्निंग लेवल्स ऑफ 18-year-old चिल्ड्रन इन रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो बेसिकली 3 एरियाज के अंदर 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनके लेवल्स देखे जाते हैं, यहाँ पे उनका प्रोग्रेस लेवल देखा जाता है रीडिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी कल हमने इस एमसीक्यू को डिस्कस किया था, इस न्यूज़ को भी डिस्कस किया था कि यूनियन कैबिनेट ने अभी जो वर्ल्ड बैंक फंडेड या वर्ल्ड बैंक एडेड हमारा जो एक स्टार्स प्रोजेक्ट है, स्टार्स की फुल फॉर्म क्या थी? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर
स्टेट्स। तो राज्यों के रिजल्ट्स के बारे में था, टीचिंग लर्निंग को लेकर ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 5,000 करोड़ जो है उसका ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक 3700 करोड़ का एड दे रहा है। ठीक है, ये जो एड है सिर्फ स्टार्स के लिए नहीं है, पीसा का जो पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर भी ये जो एड है कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस वजह से पीसा भी न्यूज में था और स्टार्स भी न्यूज में था। तो पीसा बेसिकली एक सर्वे होता है जिसके अंदर किसी भी कंट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सर्वे किया जाता है कि उनके रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस के जो लर्निंग लेवल्स हैं वो कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एज कंसीडर करी जाती है वो 18 साल नहीं है, वो है 15 साल। ये सबसे क्रूशियल स्टेटमेंट थी और मैंने आपको बताया कि क्रूशियल स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, सीधा आपके पास बचता है आंसर। तो यहाँ पे क्या इसे 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और OECD के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सर्वे जो पीसा का है वो कब होने वाला है, 2022 के अंदर ये जो सर्वे होगा उसके अंदर देखा जाएगा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके जो 15 साल के स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग लेवल क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए है। ध्यान रखिएगा, पीसा स्टार्स प्रोजेक्ट अगर मेंस के अंदर भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ये दो चीजों को इंटीग्रेट जरूर करिएगा। आप हमारे यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में मेंशन करिएगा, साथ में पीसा के बारे में मेंशन करिएगा, और अभी यूनियन कैबिनेट ने जो स्टार्स प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है इसके बारे में मेंशन करिएगा। देखिए, इसलिए कहते हैं कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वही आपको मेंस का आंसर करने में हेल्प करते हैं, अलग से कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है अगर आप न्यूज को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको नोट्स में लिखते जा रहे हैं, ताकि एक ही जगह पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। एजुकेशन का टॉपिक आता है तो भी आप उनको मटेरियल बना के दे सकते हैं, 100, 150, 200, 250 वर्ड्स का आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आता है, आपके पास नोट्स के अंदर वो 10 पॉइंट्स रेडी हैं, उन 10 पॉइंट्स को आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे मत भागा करिए, जो भी आपका न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे आप नोट्स में अच्छे से बना के रखिए, ताकि किसी भी एरिया के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके कंसर्निंग 10 से 12 पॉइंट आपके पास हमेशा रेडी हो, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो 250 वर्ड्स लिखने के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि पब्लिक डेट रेशियो के बारे में है। पूछा कि पब्लिक डेट रेशियो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मैट्रिक कंपेयरिंग अ कंट्रीज पब्लिक डेट टू इट्स जीडीपी। इसमें क्या होता है, इस मैट्रिक के अंदर पब्लिक के जो डेट्स होते हैं उसको जीडीपी से कंपेयर किया जाता है। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ बेसिस पॉइंट, इसे बेसिस पॉइंट में एक्सप्रेस किया जाता है। अ कंट्री विद अ लो डेट टू जीडीपी रेशियो टिपिकली हैज ट्रबल पेइंग ऑफ पब्लिक डेट्स। जिसके पास लो डेट टू जीडीपी रेशियो होती है उसको अपने डेट्स को पे करने में उस कंट्री को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट देखिए, कितनी इजी स्टेटमेंट है, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल सी। इट इज अ मैट्रिक कंपेयरिंग अ कंट्रीज पब्लिक डेट टू इट्स जीडीपी। नाम में ही है पब्लिक डेट रेशियो, तो यहाँ पे पब्लिक डेट को जीडीपी के कंपैरिजन में कंपेयर किया जाता है कि जीडीपी कितनी है और उसके रिस्पेक्टिव हमारा पब्लिक डेट कितना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हो जाती है। क्या इसे बेसिस पॉइंट्स में लिया जाता है, तो काफी सारी जो रेशियोज होती हैं उससे बेसिस पॉइंट्स में ही लिया जाता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर रेशियो जो है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गई, 50 बेसिस पॉइंट या फिर 75 बेसिस पॉइंट, 125 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। तो इसका मतलब यही होता है 125 इज 1.25%, 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75%। ठीक है, तो पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट को देखें कि लो डेट टू जीडीपी रेशियो। लो डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब है, जीडीपी के कंपैरिजन में डेट हमारा कम है। अगर डेट कम होगा तो पे करना आसान होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर उल्टा कह रखा है कि अ कंट्री विद अ लो डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है, टिपिकली हैज ट्रबल पेइंग ऑफ पब्लिक डेट्स। नहीं, देखिए अगर लो डेट टू जीडीपी रेशियो होगी, डेट अगर कम होगा क्योंकि वो जीडीपी के परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो पे करना आसान होगा, राइट। अगर डेट ज्यादा होगा जीडीपी के कंपैरिजन में तो उसे पे करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा ए। अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। देखिए न्यूज में इसके होने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि अभी आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया का जो ये रेशियो है 17 परसेंटेज पॉइंट्स तक इंक्रीज हो गया। और 17 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर जो कोविड-19 है उसकी वजह से काफी ज्यादा खर्चा करना पड़े और डेट जो है हमारा कहीं ना कहीं बड़ा है। मैं आपको एक बार ग्राफ में दिखा देता हूं। देखिए अगर हम 2001 से इसका कंपैरिजन करना शुरू करें कि जैसे ही 2001 की शुरुआत हुई थी, 21वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, और पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, जो आपका ये बार्स दिखाई दे रही है टोटल पब्लिक डेट है। टोटल पब्लिक डेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप देखें यहां पर, और ये जो लाइन है बीच में ये पब्लिक डेट टू जीडीपी परसेंटेज है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि देखिए पब्लिक डेट तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इंक्रीज होना कोई बुरी बात नहीं है एज लॉन्ग एज आपकी जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेट जो है वो तो जीडीपी के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप इस पॉइंट पे देखें, हमारी जीडीपी काफी कम थी
ठीक है, लेकिन पब्लिक डेट जो था उसका अमाउंट जीडीपी के कंपैरिजन में अच्छा खासा था, इसी वजह से ये लाइन काफ़ी ऊपर है। लेकिन धीरे धीरे ये लाइन नीचे आ रही है, इवन तो हमारा पब्लिक डेट बढ़ रहा है। आप देखें अगर 2020 का पब्लिक डेट जो है वो 2003 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, शायद उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नंबर जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू हमारा डेट, हमारी जो जीडीपी 2003 में हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में 2020 की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ओवरऑल परसेंटेज पे इफेक्ट नहीं आया उतना। अब बात करते हैं कि सिचुएशन जा क्या रही है। तो 2020 के अंदर देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है, पब्लिक जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आईएमएफ का ये भी कहना है कि 2021 के अंदर आपको ये जो सिचुएशन है स्टेबलाइज होती हुई दिखेगी और 2025 तक, मतलब अगले 5 सालों के अंदर ये जो डिक्लाइन एक ट्रेंड होता है वो आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने इस पीरियड के अंदर देखा है। अगर आप देखिए 2004 से लेके यहाँ पे 2008 तक एक डिक्लाइन वाला ट्रेंड जो है, इवन 10 तक 11 तक 2011 तक भी एक ट्रेंड जो है डिक्लाइन का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इस तरीके से ही ये डिक्लाइन ट्रेंड हमें 2025 तक देखना को मिल जाएगा। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है, पब्लिक डेट रेशियो काफ़ी ईजी है। ये हमने जो क्वेश्चन बनाया था आई होप आपने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल दैट इज यूएनएचआरसी के बारे में है। पूछा गया है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट में से आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है द यूएनएचआरसी हैज 47 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर स्टैगर्ड 3 years टर्म्स। तो यहाँ पे 3 सालों के लिए इनको चुना जाता है। To become a member, a country must receive the votes of at least 96 of the 191 states of UNGA। तो यहाँ पे 96 वोट मिलने चाहिए 191 में से, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या, पाकिस्तान जो है करंटली यूएनएचआरसी के अंदर सर्व कर रहा है और यहाँ पे जो टर्म है 2021 के अंदर खत्म होने वाली थी पाकिस्तान की, लेकिन इसका री इलेक्शन हुआ है। तो पाकिस्तान विल रिमेन और विल कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ अनदर 3 years। तो 1 जनवरी 2021 से फिर फर्दर 3 सालों के लिए इसे चुन लिया गया है। तो यहाँ पे क्या 3 सालों के लिए टर्म रहता है? तो यस, यूएनएचआरसी के अंदर 47 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। और यहाँ पे जो पाकिस्तान को चुना गया, काफी सारे एक्टिविस्ट ग्रुप थे जिसने इस चीज का अपोजिशन किया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के अंदर पाकिस्तान का जो रैंक है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के अंदर पाकिस्तान की जो छवि है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी इनको चुना गया। इस वजह से काफी सारी ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज का अपोज कर रहे थे। खैर, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या यहाँ पे 96 मेंबर्स को वोट करना होता है आउट ऑफ 191 टू बी पार्ट ऑफ दिस? तो यस, टू बिकम अ मेंबर A country must receive 96 votes out of 191 UNGA से। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा सी। कुछ और चीजें जान लेते हैं यूएनएचआरसी एज ए बॉडी के बारे में। 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर जो मेंबर्स चुने जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, 3 सालों के लिए चुने जाते हैं और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। जैसे पाकिस्तान पहले भी 3 साल के लिए चुना जा चुका है और 2021 से इसकी सेकंड टर्म स्टार्ट होगी। तीसरी टर्म के लिए इसे नहीं चुना जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव बारी किसी भी कंट्री को चूज किया जा सकता है। और इसमें जो वेरियस कंट्रीज होती हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अफ्रीका से कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं, 5 रीजनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। सेकंड, एशिया पैसिफिक से कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं, लैटिन अमेरिका से कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं, कैरिबियन रीजन से कुछ मेंबर चुने जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप से कुछ मेंबर चुने जाते हैं और ईस्टर्न यूरोप से कुछ मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन से मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले प्री कम मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है इसके बारे में जान लेते हैं। तो exam.netmark.com पे आपको ये मिल जाएगा, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अंदर आपको वेरियस जो वीडियो सीरीज है वो हमारी मिल जाती है, साथ में ही प्रीलिम्स की जो एमसीक्यू सीरीज है, प्रीलिम्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाती है, साथ में मेंस की जो टेस्ट सीरीज 2020 के लिए जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी और इवन 2021 के लिए भी। तो ये इंटरव्यू तक का रहने वाला आपका प्रोग्राम है। अगर आप 2021 के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स मेंस अप टू इंटरव्यू स्टेज तक आपको इसका एक्सेस मिलेगा और आपको एक टोटल सपोर्ट जो है इसके लिए मिलेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं टाइम टू टाइम कि प्रीलिम्स में आप किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू का एक आपका गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है और इंटरव्यू स्टेज में भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके इन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की आपकी इंटीग्रेटेड जो पूरी तैयारी है वो हो सके और पूरा एग्जाम जो है वो क्रैक कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बात क्या कर रहा है? ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में।
ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है FCI दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस थ्रू ई ऑक्शन। ई ऑक्शन के थ्रू ये जो व्हीट और राइस के प्री डिटर्मिन्ड प्राइस के बेसिस पे सरप्लस स्टॉक को यहां पर बेचा जाता है। इट एम्स टू गेट हायर प्राइसेस फॉर द स्टॉक्स के लिए हाई प्राइसेस लेने की कोशिश करी जाती है। इट इज डन ड्यूरिंग द लीन सीजन, लीन सीजन के दौरान ऐसा किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सरप्लस स्टॉक जैसे कि व्हीट राइस को प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस के अंदर ई ऑक्शन के थ्रू ओपन मार्केट के अंदर सेल करता है। इससे होता क्या है, इससे सप्लाई जो होती है वो अनहेंस होती है। तो इसमें एम क्या होता है, एम कोई हाई प्राइस को अटेन करना नहीं होता है। एम होता है कि किस तरीके से फूड की सप्लाई को अनहेंस किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हीट राइस को प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे ई ऑक्शन के थ्रू सेल करती है ताकि उस चीज की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, मार्केट के अंदर इंक्रीज करी जा सके। मार्केट के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइसेस कम होंगे और एक जो सप्लाई है वो एनहेंस करी जा सकेगी। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, सेकंड हमारी इनकरेक्ट है। तीसरी को देखते हैं, क्या इसे लीन सीजन के दौरान किया जाता है? तो यस, लीन सीजन क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो क्वांटिटी है मार्केट के अंदर कम होती है तो उसे एनहेंस करने के लिए इसे किया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। रिसेंटली हुआ क्या है, मैंने आपको बताया कि 40,000 टन तूर दाल के जो हैं बफर स्टॉक के अंदर जो रखे हुए थे वो रिटेल मार्केट के अंदर छोटे छोटे लॉट्स के अंदर रिलीज करे गए ताकि जो पल्सेस के प्राइस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, पल्सेस के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई ना चले जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है यहां पे मैच द फॉलोइंग के बारे में। आपको वेरियस टाइप्स के राइनोस जो हैं वो दिए गए हैं और आपको देखना है कि उनका IUCN स्टेटस क्या है। रिसेंटली जो आपकी WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इंडिया की, उसने पब्लिश किया एक रिपोर्ट और कहा है कि प्रेवलेंस ऑफ एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो जो असम के हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, वो यहां पर पाए गए हैं। तो काफी ज्यादा इन्फेक्शन जो है जिसे एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन कहा जाता है उसकी प्रेवलेंस इस पर्टिकुलर राइनो के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में देखी गई है। क्या है ये तो जानेंगे, बट पहले यहां पे आपको मैच के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए, इनको पढ़िए, सोचिए कौन सा करेक्ट होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी तो एक स्टडी करी गई है जिसके अंदर से असम और वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं और यूपी के रिजल्ट्स आने अभी पेंडिंग है। यहां पे देखा गया जो प्रेवलेंस है एंडोपैरासाइट्स की वो 58% है असम के अंदर और 88% है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब होता क्या है, देखिए एंडोपैरासाइट्स आर पैरासाइट्स जो कि ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर, जो भी एनिमल है उसके ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि टेपवर्म्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब चीजें मिलती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये 2 स्टेट्स की हमें देखने को मिली है और यूपी के रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर जो जावा का राइनो होता है उसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो यस ये पहला हमारा करेक्ट है। सुमात्रन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी करेक्ट है। ग्रेटर वन हॉर्न्ड जिसे इंडियन राइनो भी कहा जाता है ये IUCN के हिसाब से एंडेंजर्ड नहीं है, दिस इज वल्नरेबल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए, क्योंकि आपको बताना था इनकरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट नहीं बताना है, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। तो ये हमारा जो स्टेटस है IUCN के हिसाब से वेरियस राइनोस का पता होना चाहिए। जो स्टडी हुई है जो वेरियस स्टेट वाइज है, असम का डेटा और वेस्ट बंगाल का डेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंडोपैरासाइट क्या होता है वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जो कि असम अकॉर्ड को लेकर है। असम अकॉर्ड भी न्यूज में था, देखते हैं इसको लेकर 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट सेट्स अ कट ऑफ मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलीगल फॉरेनर्स इन असम। असम के अंदर इलीगल फॉरेनर्स के लिए जो एक कट ऑफ डेट थी उसके बारे में बताया गया है। सेकंड, अकॉर्ड एंडेड द एंटी फॉरेनर असम एजिटेशन जो कि 1979 से 85 तक चल रहा था। तो इस जो पर्टिकुलर ये एक एजिटेशन था इसको एंड किया गया था। इट वॉज ए बाइपर्टाइट अकॉर्ड, बाइपर्टाइट ये अकॉर्ड था, मतलब 2 पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जो गुरखा कम्युनिटी है असम की, उन्होंने कहा है कि एक गजट नोटिफिकेशन जो है उसके साथ आपको आना चाहिए ताकि जो सेफगार्ड्स हैं जो कि क्लॉज 6 1985 असम अकॉर्ड ने प्रोवाइड किए वो गोरखा पीपल को मिल सके। अगर आपको याद हो, आई थिंक लास्ट मंथ हमने क्लॉज
1985 असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, तो इसके गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में मांग करी गई है गोरखा कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं असम अकॉर्ड के बारे में, क्योंकि बैकग्राउंड को लेकर न्यूज पूछी जा सकती है। तो यस, यहां पे जो कट ऑफ डेट रखी गई थी इस इलीगल फॉरेनर्स इन असम को डिटेक्ट करने के लिए, तो यस 24 मार्च 1971 थी। आपको ईयर जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप असम से आते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी इंटरव्यू के अंदर। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड को देखते हैं, अकॉर्ड एंडेड द एंटी फॉरेनर्स असम एजुटेशन फ्रॉम 1979-85। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है हमारी वो करेक्ट है। इस पर्टिकुलर एजुटेशन जो 6 साल तक चला था एंटी फॉरेनर्स को लेकर, उसको एंड किया गया इस अकॉर्ड के द्वारा। अब क्या बात होती है कि क्या है बाइपर्टाइट, अगर आपको याद हो पुराना क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था इट्स अ ट्राइपर्टाइट अग्रीमेंट। ट्राइपर्टाइट मतलब जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो ये अग्रीमेंट है, बाइपर्टाइट नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। देखिए, एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ठीक है, और क्योंकि असम को लेकर तो गवर्नमेंट ऑफ असम, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और जो ये असम मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो भी होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, गवर्नमेंट ऑफ असम हो गई, और जो लीडर्स थे वो हो गए। तो 3 तरीके की पार्टीज जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सेकंड फेज ऑफ बाल सेवा योजना। पूछा गया बाल सेवा योजना का जो सेकंड फेज है ये किस पे एम करता है? लेबर रिफॉर्म पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर थैलेसीमिया? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सेकंड फेज जो है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का अंडर प्रिविलेज्ड थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया है। तो आंसर आपको पता चल गया यहाँ पे किसको लेकर है, थैलेसीमिया को लेकर है। सीएसआर के अंदर भी काफी ज्यादा फंडिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की करी जाती है ताकि ट्रांसप्लांटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहां पर कंप्लीट किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया को लेकर ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का बात कर रहा है नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछा गया इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है द कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिगूर प्लेटू। सिगूर प्लेटू के अंदर ये लोकेट करता है पर्टिकुलर जो कॉरिडोर है। इट कनेक्ट्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। इट इज सिचुएटेड नियर द मधुमलाई नेशनल पार्क इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पे लोकेट करता है? मधुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है इसने 2011 की एक वर्डिक्ट थी मद्रास हाई कोर्ट की, उसको अपहेल्ड किया है, जो कि नीलगिरीज एलिफेंट कॉरिडोर्स को लेकर दी गई थी। इसमें राइट ऑफ पैसेज जो है एनिमल्स को वो दिया गया। आपको पता है कई बार क्या होता है, वेरियस पैसेजेस होते हैं इन जानवरों के ना, अपने प्री डिफाइंड पैसेजेस रहते हैं जिसके थ्रू वो होके जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉरिडोर बना हुआ है जिसमें से हाथी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और यहां से कोई रोड जा रही है, कोई रेलवे लाइन जा रही है, तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहां पे होता है फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार आपने होगा वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो वेरियस हाथी थे उनके पैसेज से एक ट्रेन लाइन, एक रेल लाइन जा रही थी, और उस वजह से काफी सारे जो हाथी थे उनकी डेथ हो गई रेल के साथ एक्सीडेंट होने पे। तो यहां पे जो मद्रास हाई कोर्ट थी उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि राइट ऑफ पैसेज टू एनिमल्स तो आपको देना पड़ेगा, ताकि कम से कम जो रास्ता है वो हमारे एनिमल्स के लिए तो सेफ रहे। अगर वहां पे आप रोड बना देंगे, वहां पर आप ट्रेन का जो है रास्ता बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उसका जो खामियाजा है वो एनिमल को ही भुगतना पड़ेगा। तो यहां पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया है। तो कॉरिडोर कहां लोकेट करता है? सिगूर प्लेटू के अंदर, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को ये प्लेटू कनेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। इट इज सिचुएटेड नियर मधुमलाई नेशनल पार्क इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन बता रखे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मधुमलाई नेशनल पार्क के अंदर। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी डी। आपको लोकेशन भी पता चल गई, जो टॉपिक है वो भी डिस्कस हो गया आपका। मेंस के अंदर भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है अगर क्वेश्चन, तो आप सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स है इसके बारे में जरूर चर्चा जरूर करिएगा। नीलगिरी की लोकेशन जो है मैप के ऊपर जरूर देख लीजिएगा, अपने रूम के अंदर मैप जरूर लगा के रखिएगा। मैप के ऊपर एक बार लोकेशन देख लेते हैं। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मेरे जो फैकल्टी थे ज्योग्राफी के, उन्होंने काफ़ी अच्छी सजेशन दी थी, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई लोकेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं, आपको पता है तमिलनाडु में फॉल करता है, आसपास की चीज़ को भी जरूर देखा करिए। तो ऐसा नहीं सिर्फ नीलगिरी को देखा आपने, मैप की बुक बंद कर दी। नीचे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे फॉल करता है, फिर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, देन सचलम हिल्स कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, फिर इसको नॉर्थ टू साउथ करके देखिए, साउथ टू नॉर्थ करके देखिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
जो है वो याद रहती है, और आसपास की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी अगर आपको पता चल जाती है एग्जाम में, मान लीजिए इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ नीलगिरी बायो रिजर्व देखते हैं फिर बुक को बंद कर देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आता है गल्फ मन्नार के ऊपर या फिर अगस्त्य मलाय के ऊपर या फिर सचेचलम हिल्स के ऊपर, तो वहां पे आपको आंसर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करिए जब भी मैप देखते हैं आसपास के एरियाज को जरूर देखा करिए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूर उसे देखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या है, मेंस के लिए क्या है जिसका आंसर आपको करना है, और फिर जो विनर ऑफ द डे है हमारे उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए तो हमने शुरुआत कर दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। तो रिसेंटली निकारागुआ ने इसे ज्वाइन किया है। ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंटशिप इंडिया फ्रांस के पास है, और 5 एकड़ जो लैंड है वो नाइस के अंदर कहां दी गई है, गुरुग्राम के अंदर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कल्पना चावला अवार्ड के बारे में। 3 अवार्ड हमने सोलर एनर्जी को लेकर यहां पे देखे थे। तो कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड है, ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड एंड ISA दिवाकर जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट को लेकर। हमने जो रिसेंटली स्टार्स प्रोग्राम था उसको डिस्कस किया, यहाँ पर पीसा के बारे में देखा। पीसा की जो नेक्स्ट असेसमेंट है 2022 में होने वाली है, और जो वर्ल्ड बैंक ने एड किया है स्टार्स प्रोग्राम के अंदर, पीसा के अंदर भी उसका सपोर्ट रहने वाला है। मेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइएगा, पीसा सर्वे के बारे में बताइएगा, स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। इस तरीके से अगर आप 5-6 पॉइंट्स लिख देते हैं तो मेंस के जो 250 वर्ड्स हैं आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। यही चीजें आपको एसए के अंदर भी लिखनी होती है, ध्यान रखिएगा। बस ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर 5 से 7 पॉइंट में आपका काम हो जाता है 250 वर्ड्स लिखने के लिए। वही जब आपको 1000 से 1500 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं तो आपको उसी तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है ज्यादा चाहिए होते हैं। 20 to 30 पॉइंट्स अगर आपके पास होते हैं तो आपका एस्से जो है वो भी बन जाता है। पब्लिक डेट रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, और ये भी देखा था कि किस तरीके से नेक्स्ट ईयर तक ये प्लेटो होना शुरू होगा और फिर 2025 तक डिक्लाइन होना शुरू होगा। UNHRC पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था हमने। देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में कि FCI कैसे रिलीज करेगा तूर दाल को, और यहाँ पे जब भी मार्केट्स के अंदर आपको प्राइस को स्टेबलाइज करना होता है तो इस तरीके से छोटे छोटे लॉट्स के अंदर आपको रिलीज करना पड़ता है। फिर हमने राइनोस के बारे में देखा था, और ये जो एंडोपैरासाइट्स करके जो पर्टिकुलर डिसीज थी इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था असम अकॉर्ड के बारे में, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है और फॉरेनर्स इलीगल फॉरेनर्स इन असम की डिटेक्शन को लेकर था, ये जाना था हमने। और रिसेंटली गजट के अंदर नोटिफिकेशन देने की मांग करी गई है इसके अंदर। बाल सेवा योजना थैलेसीमिया के बारे में हमने जानने की कोशिश करी थी यहाँ पर। फाइनली 10वें क्वेश्चन के अंदर हमने नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जाना था। मैप के ऊपर लोकेशन बेस की हमने देखी थी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको आंसर करना है प्रीलिम्स का वो करना है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है मुझे बताइएगा आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर। मेंस के लिए भी आप जानते हैं netmock.com के ऊपर आप आंसर कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को भी वहां पर अपलोड करा सकते हैं। तो आप आंसर करिएगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन गया। एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके आइडियाज देंगे कि किस तरीके से ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इस इश्यू को रिजोल्व किया जा सकता है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था संदीप कौर ने उसका करेक्ट आंसर दिया। तो संदीप आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखने हैं आपको, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप अपने मार्क्स को इंप्रूव होता देख सकें। और इसके अलावा जो PDF होगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट है तो @Prince लूथरा के ऊपर आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ही अप्रोच कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको सभी MCQs के मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।